हम बोले अरे गुरु क्या है यार बोले इनका इंट्रोडक्शन, बोले इनको जरूरत ही नहीं इंट्रोडक्शन, इन्हीं हाथों से गोली चली होगी, इन्हीं हाथों से मतलब ऐसा कभी भी गोली चल सकती है। हाँ, मैं इसलिए बैठता था उन लोग साथ कि मतलब वो फोनेटिक, वो लहजा सीख पाऊँ उनकी आवाज़ से, उनका अरे कहा कर रहा है, कितने जा रहे हैं, इधर देते आ जाओ फलाना फलाना, तो मुझे अच्छा लगता था वो सुन के, फिर मैं उसके हिसाब से अडॉप्ट करता था। तो मुझे आप जब करते हो तो लगता नहीं है, जब नेकेड आई से देखता हूँ कि आपने कुछ किया, और मैं जब करने जाता हूँ मुझे एफर्ट लेना पड़ता है। भाई यार कैसे एक्टर को पकड़ लाए हो यार, ये तो एक्टिंग कर ही नहीं रहा यार, इससे बेहतर तो मैं कर लूँगा। तो वो हंसने लगी, प्रिया बेलियप्पा, वो हंसने लगी, बोले कि तुम अभी नहीं समझोगे ठीक है बाद में समझोगे। मैं भागता भागता है, बोले हनी भाई, हनी तिरान साहब डायरेक्टर, बोले क्या सेटअप है, बोले क्यों क्या हो गया, बोले अरे गुरु ये इतना बड़ा ऑरा है इसका, इतना खतरनाक सीरियल किलर है, आदमी को 2 मिनट नहीं सोचता गला जिभे कर देता है, पत्थर से सर कूच दे रहा है। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone जिनको ये कह सकते हैं कि अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी देखें या उनके फिल्म्स के पोर्टफोलियो देखें तो जो भी नाम लो एक से बढ़ के एक नाम है, चाहे वो पान सिंह तोमर हो, दबंग 2 हो, जामतारा हो, फिल्मिस्तान हो, या रिसेंटली जो वेब सीरीज़ आई है उनकी, जिन्होंने आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे सब्सक्रिप्शंस के मामले में या वो रन टाइम के मामले, दैट इज़ कि मेरा प्यार। So joining me in conversation is one of the finest actors, Mr. रवि साहा। नमस्कार। So सर, आज मैं रवि साहा से नहीं बात करूंगा, रवि भूषण भारतीय से बात करूंगा। पूर्णिया बिहार से सर बिलोंग करते हैं। तो सर पूर्णिया बिहार से मुंबई 2000 किलोमीटर है, ठीक है, 25 घंटे का सफ़र है। आपको कितना टाइम लग गया यहाँ से यहाँ आने में, करियर वाइज अगर मैं बात करूँ? आपने बहुत पति की बात पूछी है कि इसका फिजिकल डिस्टेंस मुंबई और जो पूर्णिया है मेरा होम टाउन, उसके बीच में लगभग वही 2000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, बट इट्स अ फिजिकल डिस्टेंस। अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव डिस्टेंस को आंकें तो ये मतलब उससे कई गुना है, मल्टीपल टाइम्स में। तो उसको अगर पैदल वहाँ से मैं चलना शुरू करूँ तो शायद इतने तक मैं मुंबई पहुँच पाऊँगा, उससे भी ज़्यादा कहीं। जनरली क्या होता है ना कि जब हमारे शहर से या हमारे तरफ से कोई भी बच्चे जो भी इंक्लाइंड हैं एक्टिंग के लिए, एक्टिंग की तरफ उनका रुझान है, उनको लगता है कि मुंबई पर पहुँच जाना बस बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च किया मैंने क्योंकि आपने होम टाउन में आपका थिएटर होता है, उसके थिएटर का लेवल एक अलग लेवल का होता है। जैसे मैं कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था कि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम खेल रहे होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे खेल रहे होते हैं, फिर हम नेशनल लेवल पे आकर के गेम खेल रहे होते हैं। ये फाइनल नेशनल लेवल का गेम है जहाँ पे सभी अपनी अपनी जगह से फिल्टर्ड होके यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एक प्रोसेस है, आपको हर किसी भी चीज़ के होने बनने में एक प्रोसेस है। ये विदाउट ऐसा नहीं कि बस कुछ हुआ और ऑल ऑफ सडन कुछ मतलब बूम सा ऐसा हो गया। उस प्रोसेस के वजह, जैसे आप देखोगे रोटी पकना, रोटी बनाने का भी एक प्रोसीजर है, घड़ा बनने का भी एक प्रोसेस है। तो ये कुछ ऐसा चाइनीज़ वाला मामला नहीं कि मतलब ऐसे हुआ और हो गया। तो वहाँ पे लोग 2-4 प्ले करते हैं, 2-4 अप्रिशिएशन मिलता है, लोगों को लगता है कि बस अब इसके बाद मुंबई चलते हैं। तो मुंबई का डिस्टेंस यहाँ से कितना, अगर आप बाय फ्लाइट जाएँ तो 2.5 घंटे में सफ़र तय कर लेंगे, अगर बाय ट्रेन जाएँ तो भाई 25-30 घंटे, मतलब 1 दिन का मामला है। और उसके लिए अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपके जेब में मात्र सफ़र के लिए तकरीबन 5,000 रुपये होने चाहिए। अगर बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आपके पॉकेट में जो है तकरीबन 12 से 15,000 रुपये होने चाहिए और आप मुंबई आ जाते हो। लेकिन क्या नहीं, ये फिजिकल डिस्टेंस को पाटना आसान काम है, लेकिन जो क्रिएटिव डिस्टेंस है, जैसे कि आपके शहर का एक अलग सेटअप है, मुंबई का एक अलग सेटअप है, दोनों में काम करने की पद्धति अलग अलग है। इट्स अ प्रोफेशनल थिंग, ये प्रोफेशनल सेटअप है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है और हर एक टेक में अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँ कि ये सफ़र इतना आसान था नहीं, लेकिन क्या होता ना, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को ह्यूज लेवल पे देखोगे तो वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ा लगेगा। सो उस प्रॉब्लम को अगर छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप आप उसको तोड़ दें तो जब वो आप पजल बोर्ड देखते हो तो एक सीन बना होता है और वो कंपाइल किया हुआ सारे टुकड़े होते हैं।
आप अगर देखो कि भाई यार इतना बड़ा सीन है और इसे कंपाइल किया वो टुकड़े हैं, उसको कहाँ से शुरू करूँ, तो आप शुरू में उसको एक एक करके ऐड ऑन करना शुरू करते हो। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होता है, आपकी स्पीड स्लो होती है, फिर जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होता जाता है आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, और एंड में जब होता है तो बहुत फास्टली होता चला जाता है। तो इट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो मैंने प्रोसेस पे बिलीव किया। मैंने देखा कि जब बेस्ट वे, मतलब वहाँ पे पहुँचने का बेस्ट वे क्या है, क्योंकि वहाँ पहुँचने का मतलब है कि आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे पहुँचना है। तो मैंने देखा कि भाई यार सबसे पहले थिएटर करो, थिएटर से पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जो ना अगर एक्टर बनना है, हम लोग एक गांव घर में बोलते हैं अरे पढ़ाई लिखाई नहीं करता क्या करेगा, एक्टर बनेगा क्या, हीरो बनेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है जब मैं एक्टिंग में हूँ, इसमें यार बहुत पढ़ने और गढ़ने वाला मामला है। मतलब किताबी ज्ञान के अलावा भी जो व्यक्तिगत लेवल पे अपने समाज, अपने सोसाइटी और लोगों को जो पढ़ने वाली बात है, सिचुएशन को पढ़ने वाली बात है, मर्म को पढ़ने वाली बात है, भावनाओं को पढ़ने वाली बात है, वो आपको उसके लिए हमेशा सजग रहना पड़ता है। तो उस लिहाज से मैंने पढ़ाई अच्छी की है, ठीक है। मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई है, जो कि एक अच्छा रिपोर्टेड संस्थान है, गवर्नमेंट संस्थान है। देन उसके करने के बाद मुझे मेरा रुझान बचपन से ही इसकी तरफ था, आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान था। कमोबेश इसका मैं अपनी माता जी से इन्फ्लुएंस था। माता जी मेरी शिक्षिका हैं, तो अलग अलग स्कूल के अलग अलग प्रोग्राम में, जैसे कि 15 अगस्त हो या सरस्वती पूजा, तो माता जी वो कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाती थी और उस समय मैं उनके साथ होता था। तो कहीं ना कहीं होता है, उनका असर तो आता है, उन्हीं का खून तो वो असर आता है। तो मेरा रुझान उस तरफ होता चला गया। इसी लिहाज से मैंने तबला भी सीखा। जब उस समय कुछ समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है, तो मुझे तबला बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे लगा यार ये सीखता हूँ। फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से तबला सीखा उस समय ही, मैं जब हार्डली 10 साल का था तब। उसके बाद स्कूलिंग के बाद जनरली मेरे घर में सेटअप क्या है कि बड़े भाई साहब जो है वो डॉक्टर हैं, सिस्टर जो है वो साइंटिस्ट हैं। तो मुझे उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। जानते हैं कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में अपने गुर्बत को और अपने सिस्टम को अगर तोड़ना है, उससे ऊपर उठना है, तो आपके पास एक ही सिर्फ हथियार होता है, वो है एजुकेशन। हमारे साथ उस तरह के संसाधन है नहीं, तो उस संसाधन के अभाव में हमारे जो है मूल हथियार जो है वो एजुकेशन ही है। तो हमारा परिवार पूरा फोकस था एजुकेशन को लेकर के। देन तो इस लिहाज से वो चाहते थे कि मैं भी उसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट में काम करूं, मैं डॉक्टर बनूं। बट मुझे लगा कि यार डॉक्टर बनोगे तो कहाँ तक जाने जाओगे। मैं भैया से बोलता हूँ, भैया अच्छा आप डॉक्टर हो, कहाँ तक जाने जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, स्टेट लेवल तक जानोगे, अच्छे सर्जन हो जाओगे तो मतलब। लेकिन जब एक एक्टर बनता है, वो एक्टर पूरे कंट्री का होता है, पूरे समाज का होता है, पूरे सोसाइटी का होता है, इनफैक्ट नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। मतलब आप पर्दे पे दिखते हो, घर घर पहुंचते हो, आपको सभी जानते हैं। तो मैं बोला भैया आपका विकिपीडिया है क्या? बोले नहीं है। बोले मेरा है। तो बोले आपसे कमाता कम होऊंगा चलेगा, लेकिन रुतबा है अपना, हाँ अपना एक रुतबा है, मतलब लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जानते हैं, रेस्पेक्ट है। तो बोले अच्छा। तो इस तरह से मेरा रुझान इसके एक्टिंग की तरफ बढ़ा। लेकिन वही बताया कि प्रोसेस पे मैं बिलीव करता हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ तो प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। बोले ऐसे मुंह उठा के मुंबई जाना नहीं, वो फिजिकल डिस्टेंस जो है मुझे 10-15 हज़ार में कवर नहीं करना था। तो मैंने अपने होम टाउन में 10+2 करने के बाद मैंने थिएटर किया, इप्टा के साथ जुड़ा रहा, इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन के साथ 2 साल जुड़ा रहा, और भी 2-4 ग्रुप था वहाँ पे पूर्णिया में, तो मैंने उन लोगों के साथ थिएटर करना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या ना कि एक टाइम के बाद लगता है कि चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई, एक जगह का मतलब बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब उसका मैक्स जो होता है ना, गन्ने को 3 मरतबा आप उसको जूस निकाल लिए, अब निचोड़ लो, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो उस लिहाज से वहाँ के जो मैंने कहा कि हर एक शहर का हर एक अपना एक सेटअप होता है, एक लेवल होता है उसके थिएटर का। तो मैं वहाँ थिएटर करते करते लगा एक बार के बाद लगा कि यार अब आगे क्या। तो इसी समय मुझे गाइडेंस मिला अपने सीनियर्स का, तो मुझे NSD के बारे में पता चला, और तभी FTI में एक्टिंग कोर्स नहीं खुला था, बाद बाकी सारे कोर्सेज चल रहे थे।
तो बोले कि एनएसडी बोले कि भाई जो भी थिएटर करते हैं, जो भी एक्टिंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए मक्का मदीना है। और वाकई मेरे अलग से एक श्रद्धा है वहाँ के। पास आउट उस समय जो भी मिल जाते थे मुझे लगता है प्रभु मिल गए। रास्ते में जहाँ भी मिलते उसके चरण दंडवत मतलब गुरु हमें भी कुछ दे दो, हाथ सिर्फ सर पे रख दोगे तो साला हम एक्टर हो जाएंगे। तो ऐसा था। और एनएसडी जब मैं फर्स्ट टाइम एनएसडी कैंपस, एनएसडी गेट पे पहुंचा तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ये यहीं से निकले इतने सारे लोग, यही है वो मक्का मदीना जहाँ एक्टिंग का, जहाँ से इतने बड़े बड़े काबिल फाजिल लोग निकले हैं। तो एक अलग श्रद्धा सी है उसको लेकर के। तो उसकी तैयारी चालू, लेकिन मैं उस समय 10+2 तक ही किया था। तो बोले कि यार पता किया तो बोले कि एनएसडी क्वालिफाई करने के लिए, एनएसडी में अपीयर होने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और पैरेलली आपको तकरीबन 10 नाटक किए होने चाहिए। हमले दोनों में से कुछ भी नहीं, हमारे पास तो है नहीं ना। मैंने 10 नाटक अभी तक कंप्लीट किए हैं, और वो भी नाटक किए तो किसके अंडर में किए, जो ऐसे नामचीन लोग नहीं हैं, जिनको कंसिडर भी नहीं करेंगे, फॉर्म फेंक देंगे वहाँ पे। तो बोले यार तब तो पूरी तरह से इसमें जुड़ना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा बीच का मामला ढूंढा कि ऐसी जगह पे चलता हूँ जहाँ थिएटर भी फुल अच्छे तरीके से हो रहा है और ग्रेजुएशन भी मैं इस तरह के सब्जेक्ट से करूँ कि वो मतलब इससे अलग ना हो, इसके आसपास का ही मामला। जैसे जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है उसको मैं अलग करके, पत्रकारिता को थिएटर से अलग करके मैं नहीं देखता। बेसिकली जो थिएटर है, रंगमंच, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, वो बरगद है। और ये जो आर्ट है, मतलब पोएसी है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है या जर्नलिज्म है, ये सारे उसके प्रॉप रूट्स हैं। तो वो सब मिल करके मेन ट्रंक को बनाता है जो कि थिएटर है। तो थिएटर में मुझे सारे कलर्स देखने को मिलता है। तो मतलब कि मैं अलग से कुछ ना करूं, क्योंकि एक तो होता है ना कि भाई एक्टिंग में पाँव रख रहे हैं और इंडियन सिनेरियो को देखते हुए सर्टेनिटी इसमें बहुत कम है। तो एक प्लान भी साथ में लेके चला था कि मैं ग्रेजुएशन भी करना तो ऐसे चीज़ों से करूँ ताकि आपको अगर इन फ्यूचर अगर आप उतना बड़ा या वैसा कुछ नहीं हो पाए तो एक हाथ में एक प्लान भी तो रहेगा जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन, गाइडेंस पे मुझे भोपाल सबसे मुफीद जगह लगा। तो भोपाल में वहाँ का जो कल्चर है, आर्ट है, थिएटर है, वो काफ़ी जैसे आपको पता होगा, आप खुद इस फील्ड से जुड़े रहे हो, तो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और साथ में जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है भोपाल में, वहीं से मैंने अपना पत्रकारिता में मेरा ग्रेजुएशन स्नातक है। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा था भोपाल में। तो उस लिहाज से मुझे भोपाल जाना पड़ा और वहाँ मैंने 3 साल जर्नलिज्म की पढ़ाई की और पैरेलली मैंने थिएटर किया और रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ के साथ थिएटर किया। जैसे आलोक चटर्जी सर के साथ किया, लेट बंसी कौल साहब के साथ किया, लेट हबीब तनवी सर के साथ किया। तो ये लोग मठाधीश लोग हैं थिएटर के। उन लोगों के साथ काम करने का मतलब था कि एक अलग लेवल का थिएटर, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का थिएटर। तो उनसे मेरा तारुफ हुआ, लिटरेचर, अच्छे लिटरेचर और अलग अलग फोक फॉर्म से मेरा तारुफ हुआ। तो मैं काफ़ी इनरिच हुआ भोपाल में इस मामले में। और देन 2003 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, हाँ पहले बता दूँ आपको कि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने पंजाब केसरी के लिए भी ऐसा काम किया है, इंटर्न सब एडिटर के फॉर्म में। और उस समय ईटीवी मध्य प्रदेश, मतलब ईटीवी हर एक अलग अलग स्टेट में लॉन्च हो रहा था, तो ईटीवी मध्य प्रदेश के लिए भी मैंने काम किया है। लेकिन कहते हैं जहाँ नियति है, जहाँ आपका मन है, रुझान है, तो पेट पालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे मेरा जो है ड्रीम और जो पता नहीं कि आवाज़ दे रहा है कोई कि भैया आओ यहाँ यार, जहाँ पे दिली सुकून हो आपका, तो वो मुझे एक्टिंग में ही मिलता रहा। और वो सब छोड़कर फिर मैं फुल टाइम थिएटर में जुड़ गया और वहाँ भी अच्छा खासा नाम रहा। लोग वहाँ पे एज एन एक्टर जानने लगे, गुरु का सानिध्य मिला, अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई लव भोपाल यार, मुझे बहुत बहुत पसंद है भोपाल। उनकी वहाँ की सड़कें, हमारी अलग ही माहौल है भोपाल, अलग माहौल है भोपाल में। रोज शाम में कहीं न कहीं रविंद्र भवन में थिएटर हो रहा है, तो अंतरंग में वो हो रहा है, थिएटर हो रहा है, कहीं न कहीं कोई लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। मतलब आप शाम में चाय के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाती है और ये आपका जो है
नॉलेज का जो है ना इन्हांस होता रहता है, इजाफा मिलता रहता है, लोग फिर बैठते हैं और एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, बातें होती हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। अगर नया नवेला कोई वहाँ पहुँच जाता है तो भैया हम कहाँ हैं, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं यार, कहाँ किस लेवल की बातें कर रहे हैं, और बहुत नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब मैं कल्चरली थिएटर के मामले में, पत्रकारिता, इन सब चीज़ों से काफ़ी इंडिस्ड हो गया, तो मुझे नाउ इट्स अ टाइम। तो 2003 में मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया, ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट हो गया था, बट somehow I don't know I know but क्या कोई उस इंटरनल कुछ कुछ चलता है उसको, उस समय तो मुझे ये कह के खारिज कर दिया गया कि भाई आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मैं प्रबल दावेदार था कि नहीं, सभी कह रहे थे। बैच में फाइनली जो वर्कशॉप होता है एनएसडी का, एंट्रेंस वर्कशॉप, फाइनल स्टेज, वहाँ पे जितने भी सारे हमारे साथ में थे साथी, वो कह रहे थे यार तेरा तो हो जाएगा, नहीं पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ मामला वो पता है पर नहीं पता है, ठीक है। सो मैं काफ़ी निराश हुआ उसके बाद, लेकिन मैंने कि यार फिर से थिएटर करना, फिर से अपने आप को समेटना, फिर से अपने आप को यू नो उससे उबार करके फिर से मुझे थिएटर करने की जो बात हुई ना, एक तो मेरे पास दो ऑप्शन था, भोपाल में छोड़ चुका था, मैं थिएटर फिर से दिल्ली में शुरू करूँ, पर दिल्ली में लगे मुझे नए सिरे से मशक्क़त करनी पड़ेगी, नाम बनाना पड़ेगा, लोगों को जानता नहीं, चीज़ें नहीं। फिर मैं लौट के फिर भोपाल, और भोपाल में फिर एक साल लगा के काम किया और पूरा बॉडी माइंड सोल सब उस पर लगा दिया। देन लकली 2004 में FTI का एक्टिंग बैच फिर से रिवाइव हुआ। देन मैंने अप्लाई किया और मैं तैयार था भाई, मैं रेडी गेट सेट वाले मोड में था, बस गो होना था। और मैं गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में, और पहले दिन के ही वर्कशॉप में मुझे पता चल गया कि यस यू आर इन, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। 3 दिन अगला जो है उसको अच्छे से, मतलब जितना कर सकता था विदाउट एनी प्रेशर वो किया। तो फाइनली 2004 में मैं FTI पहुंच गया। और जब वहाँ पहुँचा मैं पहले फिल्म में आना चाह नहीं रहा था, मेरा मकसद था थिएटर करूँगा, और हबीब साहब के जो फॉर्मेट है उनका कि फोक थिएटर और कंटेम्प्रेरी चीज़ों को मिला करके एक नई तरह का थिएटर, जिसका इसलिए उनके जो थिएटर का नाम ही नया थिएटर है। तो उस फॉर्मेट पे काम करना चाहते थे कि बिहार के अलग अलग फोक फॉर्म को लेके उसको कंटेम्प्रेरीज में मिला करके उसको नेशनली इंटरनेशनली ले जाना चाह रहा था। लेकिन क्या हार्ड लक, एनएसडी हो नहीं पाया। तो जब FTI आया, तो FTI आने के बाद सारा कुछ फिल्म देखना, फिल्म बिछाना, फिल्म सोना, फिल्म कैंपस, मतलब आप यकीन करो कि जब घर पे पता चल जाए पेरेंट्स को कि फिल्म देखने गया है लड़का, तो मार पड़ती थी। और इंस्टीट्यूट में सीनियर्स पूछते थे आज का स्क्रीनिंग देखा, फिल्म गए थे देखने, वहाँ पे ना देखूं तो मार पड़ती थी, समझे। तो ये डिफरेंस था इंस्टीट्यूट और वहाँ वाले माहौल में। तो अब उसके बाद तो मेरे जब पूरा ओरिएंटेशन ही फिल्मी हो गया, तो मुझे लगा यार, और मैं ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए हुआ, एक तरफ जर्नलिज्म, एक तरफ म्यूज़िक, एक तरफ थिएटर, स्ट्रॉन्ग थिएटर, और उस पर से FTI फिल्मी ज्ञान। तो कुल मिला के मैं काफ़ी समृद्ध हुआ वहाँ पे, और बहुत ही स्ट्रांगली मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत काफ़ी इन्हांस हुआ। और मुझे लगा कि बस अब जाया जा सकता है मुंबई। लेकिन मुंबई आने के बाद भी, क्योंकि उस समय हमारे कोई सीनियर ऐसा एक्टिंग में नहीं थे, पुराने सीनियर्स हैं जैसे कि आपके शत्रुघ्न सिन्हा साहब, डैनी डोंगजप्पा साहब, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना साहब, जया वाजपेयी जी, शबाना आजमी जी, ये लोग हमारे सीनियर हैं, शक्ति कपूर साहब। बट वो लोग इतने सारे, इतना गैप है हम उनके और वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग नवोदित भी नया मामला कहूँ ले लो, कहाँ से उन तक पहुँच पाना ही बहुत मुश्किल बात थी। कैंपस में मिल लो अलग बात है, लेकिन जैसे आप प्रोफेशनली फील्ड में आते हो तो एक मरतबा मिलेंगे, 2 मरतबा मिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या करें। तो इमीडिएट जब सीनियर्स होता है तो वो कुछ मदद कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा बहुत अपना ही खुद ही खोदना था, खुद ही पीना था। लेकिन तब भी मैं चूज़ ही था, क्योंकि मैं अपने जॉब छोड़ के आया था। इसलिए मैंने बोला ना कि मुझे पेट पालना मेरा मकसद था नहीं शुरू से। तो मैंने सोचा जब भी मैं शुरू करूँगा कोई प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्टाइल अच्छा हो,
अच्छे प्रोजेक्ट से शुरू करूंगा, ऐसे मुफ्त में खर्च नहीं होगा। आपने पान सिंह तोमर देखी है तो बोलता है यार मुफ्त में खर्च मत हो जाइए, तो मैं अपने आप को मुफ्त में खर्च करना नहीं चाह रहा था। तो वेट एंड वॉच, आपको अगर बड़ा शिकार करना है तो ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, तो पेशेंस एंड पेशेंस। मैं 2006 का पास आउट हूँ और मुझे पहला प्रोजेक्ट मिलने में तकरीबन 2 से 2.5 साल लग गए, और वो प्रोजेक्ट है पान सिंह तोमर। ठीक है। तो सर पहला ही प्रोजेक्ट पान सिंह तोमर, जिन के ऊपर वो मूवी बनी है, वो खुद एक बायोपिक, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोपिक्स जिन्हें कह सकते हैं, जिनके ऊपर ये बायोपिक बनी है, वो खुद एक लेजेंडरी इंसान थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, आर्मी में थे, उनकी एक अलग कहानी थी। जिन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया वो एक अपने आप में लेजेंड थे, मिस्टर इरफान खान, हु इज अनफॉर्चुनेटली नॉट विद अस एनीमोर, बट एक लेगेसी थी उनकी अलग, आर्टिस्ट मरा नहीं करा, एंड उनकी एक लेगेसी थी। एंड पान सिंह तोमर के साथ आपका जुड़ना, इरफान खान के साथ स्क्रीन शेयर करना, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि उनको ये चांस मिला है। हाँ, अभी तक बहुत लोगों को मलाल है कि भाई यार उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाया और ना मिल पाएगा अब। सो यू आर वन ऑफ दोज कि जिनको ये मिला है, एंड अच्छा खासा स्क्रीन टाइम आपने शेयर किया। सो वो पान सिंह तोमर की स्टोरी जानना चाहेंगे सर, मतलब वो कैसी मिली मूवी, एंड यू नो उस मूवी के बारे में एक चीज़ ये खास है कि वो रियल लोकेशन पे शूट हुई थी, एंड लोकेशन भी थी चंबल का बीहड़, जो एक इंडिया की कहते हैं ना सबसे एक खतरनाक जगह में से एक आती है, बहुत मिस्टीरियस जगह है, बहुत मिस्टीरियस भी है। कॉमन बंदे को वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वो निकल के आ नहीं सकता, उसके आंख पे पट्टी बांध के अगर वहाँ छोड़ दिया गया बीहड़ के अंदर तो बाहर निकल नहीं पाएगा, सेट ना पाओगे। सेट कैसा, एंड यू नो डायरेक्टर भी तिग्मांशु धूलिया, वो भी एक ग्रेजुएट है NSD FTI के। सो यू नो कैसा था सर वो एक्सपीरियंस, यू नो एक कुछ होती है ना बातें कि जो फिल्म तो पर्दे पे लोग देखते हैं, बट फिल्म के पीछे बहुत सारी बातें तो होती है, तो वो जानना चाहेंगे सर, पान सिंह तोमर के बारे में जानना चाहेंगे। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन हर बार इंटरेस्टिंग होकर के मतलब सामने आती है कि जब भी मैं जहाँ भी बातचीत करता हूँ इस तरीके, तो लोगों का एक होता है कि जानना कि भाई यार बिकॉज पान सिंह तोमर एक ऐसा माइलस्टोन हो गया है फिल्म में कि उससे रिलेटेड, और जब इरफान साहब नहीं रहे तो इसको लेकर के बात होती है और बहुत लोग जानना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि फिल्म तो फिल्म है, फिल्म में तो आप देख ले रहे हो फ्रेम दर फ्रेम की भाई चीज़ें क्या कैसे हुई, लेकिन उसको अचीव कैसे किया गया, क्योंकि फिल्म के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब हम लोग लीजर पीरियड में या शूट खत्म होने के बाद मिले, क्योंकि आउटडोर शूट था तो हम लोग शूटिंग खत्म होने के बाद बाहर ही होते थे, तो चीज़ें क्या होती थी, बातें क्या होती थी, तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें वाकया में मेरा जो, अगर आपने दर्शकों ने फिल्म देखी है, आपने भी देखी है, मुझे खुशी इस बात की आपने फिल्म देखी है तो उसमें एक वाकया है, मेरा जो पहला टेक है पूरे फिल्म का, जो मेरा पहला टेक है वो है कि ये होली का दिन है और मेरे छोटे भाई को मार पड़ी है, जो है दबंग लोगों ने मारा है, और वो खाट पे लाया गया है और खाट पे लेटा हुआ है, और मैं घर के अंदर से आता हूँ बंदूक लेके और बोलता हूँ तुम्हारा खून पानी होगा दद्दा के तक बरस से चल लो रट्टो बाबू सिंह को आज तुम नहीं तो हमें जाके फैसला सुना आते हैं। तो वो वाला वाक्य, वो वाला सीन फिल्माया जाना था लिटरली। देखो भाई मतलब है तो वो मतलब नया सेटअप, मैं एक नया नवेला एक्टर, हाँ तो थोड़ा बहुत हिला तो रहता है मामला देयर इज डिफरेंस। स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखना और समंदर में तैरना दोनों काफ़ी डिफरेंस है। आपने MBA करने वाला बंदा अपने इंस्टीट्यूट में MBA करता है और माल बेचने जब मार्केट में निकलता है तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो सेम वैसा ही अनुभव मेरे साथ है। बोले यार वहाँ पे सारा चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल वाले सिचुएशन में सीखा, अपने प्रोफेशनल सेटअप में आप यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट थिंग, और सबकी आंखें लगी हुई आप पे कि भाई साहब क्या करने वाला है। आपको बता दूं मैं, मेरे अलावा उस सेट पे मैक्सिमम जो सेट ऑफ आर्टिस्ट थे सारे NSDM थे और सारे तीसू भाई के दोस्त, उनके जानने वाले उसमें से मैं एक नया नवेला है और भी FTI का बंदा, सब चाक चौबंद थे, देखूँ कहाँ पे फंसता है। लेकिन थैंक गॉड मैं तैयारी ही ऐसी थी, मतलब कहीं फंसने नहीं दिया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया कि भाई यार ऐसा। बोले नहीं यार वाकई तूने बहुत अच्छा किया। सो वो
मैं जब इंस्टीट्यूट में था तो मुझे लगता था कि यार मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है खुद ही एक्टिंग को लेकर बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है। मैं ऐसा लगे ही नहीं कि भाई एक्टिंग टाइप में कुछ हो रही है, मतलब ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पूछा था कि भाई सर, हाँ उससे पहले जो वाकया मैं बता रहा था बीच में छोड़ दिया, वो वाकया मेरा पहला टेक है वो होली के दिन, और मैं अंदर से बंदूक लेके निकलता हूँ और वो खतरनाक टेक, और मैं बड़े बोल नहीं बोलता, जो भी देख रहा हूँ उससे रिलेटेड कनेक्टेड लोग सेट पे क्लैप पड़ा थे, भाई साहब यही तो ये लौंडा आया है मार्केट में, ठीक है। अब इरफान भाई को क्या लगा, तो उसके बाद काउंटर कटा, उसके बाद बोले ठीक है, अगले सीन की तैयारी शुरू हुई। तो इरफान भाई को लगा कि यार कौन है ये, तो तिशु भाई से पूछे भाई ये लड़का कौन है, ये लोकल है क्या है, कौन है? बोले यार मिले नहीं हो? बोले नहीं यार। बोले रवि इधर आओ। बोले ये इरफान खान है। हम बोले अरे गुरु क्या है यार बोले इनका इंट्रोडक्शन, बोले इनको जरूरत ही नहीं इंट्रोडक्शन। बोले इंट्रोडक्शन, बोले इनका ये इरफान खान है। बोले यार कौन नहीं जानता इरफान खान साहब। तो वो बोले ये रवि है, रवि FTI से पास आउट। तो इरफान भाई बोले तभी कहूँ बात है कुछ यार, बात है। तब मामला थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हमारे बीच में, और बोले तेरे स्लैंग बहुत अच्छा पकड़ा है, बुंदेली तो इतना अच्छा बोलता है, मतलब कहाँ से हो? मैंने कहा बिहारी हूँ ठीक है। बोले इतना अच्छा बुंदेली कैसे बोलते? मैं बोला कि सर मैं भोपाल रहा हूँ, काफ़ी वक्त भोपाल रहा हूँ, और मेरे जो इर्द गिर्द दोस्त रहे हैं वो बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। मैं तो फोनेटिक का क्या है ना, जैसे कि आप सुनते हो तो धीरे धीरे आप वैसा ही बोलना, शुरू होता, और हम लोग ट्रेंड एक्टर हैं तो समझ में आते ही है। और मैं क्या करता था, जब मैं धौलपुर में था, अगर मेरा शूट नहीं भी है तो मैं होटल में नहीं बैठता था, मैं मैक्सिमम अपने जो सेट ऑफ आर्टिस्ट जो शहरी कलाकार हैं उनकी बजाय जो मेरे एक्स्ट्राज है, जो उसमें और भी लोकल आर्टिस्ट और लोकल आर्टिस्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो वो लोग जो थे हमारे गैंग में, दे वेर रियल टाइप्स बट सरेंडर टकेट्स। सो कभी कभी डर भी लगता था यार इन्हीं हाथों से गोली चली होगी, इन्हीं हाथों से मतलब ऐसा कभी भी गोली चल सकती है। हाँ कभी भी गोली चल जाओ वो गुरु, ठीक है। तो हमने कहा कि तो उसमें जब उन लोग साथ बैठते थे तो मज़ा आता था उनके, मैं इसलिए बैठता था उन लोग साथ कि मतलब वो फोनेटिक, वो लहजा सीख पाऊँ उनकी आवाज़ से, उनका अरे कहाँ कर रहा है, कितने जा रहे हैं, इधर देते आ जाओ फलाना फलाना, तो मुझे अच्छा लगता था वो सुन के, फिर मैं उसके हिसाब से अडॉप्ट करता था। तो मुझे इस बात की तारीफ मैंने एक मेरी एक और फिल्म है जो ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन फिल्म का नाम है फेमस, जिसमें जिमी शेरगिल साहब हैं और जैकी श्रॉफ सर हैं, और अपने ये हैं पंकज त्रिपाठी साहब, जमील भाई हैं। तो उस सेटअप में हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे थे, और वहीं सेम जगह धौलपुर में ही वो के आसपास, रिवाइंस के आसपास शूट कर रहे थे। तो मेरा जब सीन आ रहा था, मैं फटाफट जो है वो डायलॉग जो है बुंदेली में बोला जा रहा था, और के मेनन साहब और हमारा मोस्टली मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया। तो बोले, और तब तक जलवा बिखेर चुका था उसका, पान सिंह तोमर तब तक आ चुका था, और मुझे सब लोग जानते थे वहाँ पे। तो जैसे मार्केट प्लेस पे मैं सीन करना शुरू किया, पब्लिक ने होटिंग शुरू किया, वो और सीन खत्म हुआ, मैंने बड़े अच्छे से जो है डायलॉग डिलीवरी किया। तो वेनिटी में आने के बाद उसने पूछा, एक बात बता यार, तुम यहाँ के लोकल हो क्या? हम बोले नहीं सर। बोले यार पब्लिक इतना, मैं परफॉर्म कर रहा था साहब, मुझे ना पब्लिक तुम्हें प्रेस कर रही, मतलब बोले सर हैव यू सीन पान सिंह तोमर? बोले हाँ। बोले सर उसमें मैं इनके बलराम सिंह तोमर इनके भतीजे का रोल प्ले। ओ गुरु तू है? बोले मैं यार तभी कहूँ यार इसलिए इतना अच्छा कैसे बोल लेता है यार बुंदेलखंडी, काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली। हाँ बोले क्या कैसे बोल लेता है बुंदेलखंडी? बोले सर थोड़ा बहुत तो हमने भी सीखा है ना सर तो था कि वो वैनिटी का बीच वाला दरवाजा खोले, बोले गुरु अब ऐसा है कि सारे लाइंस में तुम मदद करोगे हमारी, ठीक है, मुझे भी एकदम फ्लुएंटली ऐसे ही बोलना है जैसे तुम बोलते हो। फिर हमारे अच्छे के सर से अच्छा है मैं अभी भी मेरा मामला ये रहा। हाँ जो वो आपने कहा ना कि जब आप जिसको एडमायर करते हो, जो लेजेंड जिसका, तो मेरा अप्रोच था रियलिस्टिक एक्टिंग को लेकर के, और मैं इरफान साहब का जो ये है अपना हासिल तकरीबन 36-35 टाइम्स मैंने बोला है लिटरली कि मैंने देखी है आपकी फिल्म। और जैसे आप बोल रहे हो ना कि पान सिंह तोमर के सारे डायलॉग्स याद हैं, मुझे हासिल के सारे डायलॉग्स याद हैं। और वो जो लेज़र पीरियड होता था जब शूट ऑफ के बीच में, मुझसे यही करवाया ही जाता था, हाँ चलो चलो गुरु बोल दो हासिल का एक डायलॉग बोलो, चलो करो कर लो,
अरे तुम सुना हो पंडित, ऐसा बहुत मजे ले रहे होते तो अच्छा वो तो नया नया एक्टर है, सब मजे ले रहे हैं। तो मैंने एक दिन बहुत सीरियस होके उनसे बातचीत की कि सर ऐसा है, देखो ट्रेनिंग तो मैंने ली, मैं भी ट्रेंड हूँ, आप भी ट्रेंड एक्टर हो एनएसडी से, आपको एक्सपीरियंस है, मेरा नया नया है। आप जब करते हो तो लगता नहीं है, जब नेकेड आई से देखता हूँ कि आपने कुछ किया, और मैं जब करने जाता हूँ मुझे एफर्ट लेना पड़ता है। बोले देखो ऐसा है, तुम हो नए आर्मी, तुमको सारी ट्रेनिंग उसी तरह दी गई जैसे मुझे दी गई है, लेकिन तुमने कोई युद्ध नहीं लड़ा अब तक, और मैं बहुत सारे युद्ध लड़ चुका हूँ। तो वही सेम चीज़ कि एमबीए करना और माल बेचना, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना और समंदर में स्विमिंग करना, सेम बात उन्होंने भी कही कि भाई साहब जब हम वहाँ वॉर फ्रंट पे होते हैं तो गोली किधर से कब मारेगी, यहाँ तो मॉक ड्रिलिंग चलता है ना, कि नहीं आपको, आप निश्चिंत रहते हो, अरे गोली नहीं चलेगी, बॉम्ब ऐसे फूटेगा, ऐसा मैं मरूंगा नहीं, और आप सब कुछ एग्जीक्यूट कर जाते हो और आपको पास हो जाते हो, मार्किंग मिल जाती है। लेकिन जब रियल में वहाँ पहुँचते हो तो आपको पता नहीं, गोली पे नाम लिख के नहीं आता, गुरु कहाँ से पड़ेगा, तन्न से आएगा, तना से चल सकते हैं। और आपके हाथ पाँव, आप मैगजीन असेंबल नहीं कर सकते, वो इतना पैनिक वाला सिचुएशन होता, बाजू वाला मारा गया, उसका खोपड़ी उड़ गया, धड़ धड़ धड़, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यही है तुम्हारे और मेरे डिफरेंस, अनुभव, एक्सपीरियंस। तुमने सारा कुछ सेम प्रोसेस तुम सीख के आओ, मैं भी सेम प्रोसेस, लेकिन तुमने युद्ध नहीं लड़ी, तुम एक नया नवेला आदमी हो, मैं पुराना जंग का माहिर खिलाड़ी हूँ, इसलिए ऐसा है। तो बोले तो फिर क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करूँ, ठीक है। तो बोले एक ही बार में सब कुछ जान जाएगा, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा आराम से। तो बोले, तो मैं उनके शागिर्दी में पड़ा रहता था, भाई हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, जो ऊपर बैठते तो मैं ऊपर कभी बैठने की हिमाकत नहीं करता, नीचे बैठता था ऐसे चरणदास बन के। तो एक दिन उन्होंने जो बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन बातों में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी, जो कि नए एक्टर्स को सीखना चाहिए, ठीक है, हालांकि मैं भी उतना पुराना नहीं हूँ तो जो सीखना चाहिए उसके बाद के जो मैंने उनसे सवाल उस दिन किए थे, उसका पार्ट टू में उन्होंने बताया कि बोले रवि तुमने पानी पे बत्तख को तैरते हुए देखा है, डक बत्तख को? बोला हाँ देखा है। बोलो कितना स्विफ्टली मूव करता हुआ चला जाता, पानी को बिना ज़्यादा हो हंगामा किए हुए, आराम से, आवाज़ तक नहीं होती। बोले अच्छी बात। बोला हाँ देखा है। तो बोले उसको उसके पानी के नीचे उसके पाँव को देखा है जब वो स्विम कर रहा था? बोले नहीं सर। तो बोले कभी डिस्कवरी वगैरह देखना, ठीक है, कितनी तेज़ी से पैडलिंग चल रही होती है उसकी, थोड़ा पता नहीं चलती, लेकिन पता नहीं चलता। तो सेम उसी तरह एक्टिंग है, जब एक एक्टर परफॉर्म कर रहा तो स्टेज पे या कैमरे के सामने, तो ये पानी के ऊपर वाला मामला है। तो जो ईज़ है उसको अचीव करने के लिए जो उसका इंटरनल कॉम्बिनेशन है सिस्टम का, वो इतना फास्ट काम कर रहा होता है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, ना कैमरे पे ना स्टेज पे। यही आपकी मास्टरी है, ठीक है, कि ये पानी के ऊपर वाला मामला और पानी के नीचे वाला मामला, आपकी तैयारी, आपका प्रोसेस पानी के नीचे वाला मामला है, और जो दिख रहा है ईज़, वो ईज़ इतने ईजी से नहीं आया था, ठीक है। उस ईज़ को कहते हैं कि अरे यार वो एक्टिंग कर ही नहीं रहा, तो एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग है। तो और उस लहजे को अचीव करना वही मास्टरी है ना। जैसे हमारे ध्यान में आता बोले कि अच्छा ओके एवरीथिंग इज, जब मैं शुरू में एक मेरा ये है शॉर्ट फिल्म है, डिप्लोमा फिल्म है एफटीआई की, उसमें नवाज भाई और हम हैं साथ में, हेजी ग्रेस का नाम है उस फिल्म का, उसमें ये भी है, जयदीप अहलावत भी है, ठीक है। तो हम यही मुंबई के आसपास में रेनी सीजन में शूट करे थे तो नवाज भाई से पहली मतलब तारुफ वहीं पे हुई थी। तो मेरे डायरेक्टर जो थी, हमारे सीनियर थी, हमने कहा कि भाई यार कैसे एक्टर को पकड़ लाए हो यार, ये तो एक्टिंग कर ही नहीं रहा यार, इससे बेहतर तो मैं कर लूँगा। तो वो हंसने लगी, प्रिया बेलियप्पा, वो हंसने लगी, बोले कि तुम अभी नहीं समझोगे ठीक है बाद में समझोगे। तो जब मैं सही मैंने में कहते हैं ना कि एक्टर बनते बनते टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है, मतलब कि तो जो एक्टिंग की समझ शुरुआती दौर में थी वो बहुत आधा कच्चा आधा पक्का आधा था। अब धीरे धीरे जा कर के 30+ के बाद समझ में आता कि नहीं, वो मामला जो इरफान भाई कर रहे थे और जो नवाज भाई हमारे साथ उस समय कर रहे थे, वो कुछ और था कि एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग है, और हम
क्योंकि उस समय नए नवेले थे, हमें लगता था एक्टिंग क्यों नहीं हो रही, ठीक है, इतना बड़ा क्या ये सेटअप लगा है, कैमरा लगा है, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, पूरा तामा झामा आपके लिए लगा हुआ है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा ना एक्शन और कट के बीच में। भाई इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो हम अपने जो है नेचुरल जो है हमारी सहजता वहाँ खो जाती है, हम फिर एक्टिंग करने लगते हैं, क्योंकि एक्शन जैसे बोलते हैं तो हमें लगता है कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए, और हम कुछ करने लगते हैं, वही असहज हो जाता है मामला और एक्टिंग दिखने लगती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ये जो मास्टर लोग हैं, जो दो नाम मैंने गिनवाए, तो कि जब नेकेड आई से देख रहा था इरफान भाई को करते हुए तो कोई लग रहा था कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन जैसे मैं मॉनिटर पे देखता था 3:4 में, इट वॉज मैजिकल। मतलब यार इतनी सहजता, एकदम फ्री फ्लो, आइडाइड नमक की तरह ज़र्र से गिरा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और उसी तरह नवाज भाई का देखा तो बोले यार कुछ कर ही ना, कभी ऐसे ऐसे कर रहा है, कभी तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं आदमी, बात करते हैं, कहीं खुजाएगा कहीं बुझाएगा, कुछ सोचेगा तो उसका इंटरनल चलेगा तो दिखेगा पूरे सिस्टम में, बॉडी लैंग्वेज में। कोई थॉट आता है, थॉट आने से पहले उसका इम्पैक्ट आ जाता है आपके चेहरे और बॉडी पे, है ना। कहते कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोच आप पहले हो तो बोलते बाद में हो, तो वो सब बाद में समझते यार एक्टिंग नहीं कर रहा। तो ये वाकया मेरे नवाज भाई के साथ रहा, उसका मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे नवाज भाई से, अच्छा रहा टिल नाउ, रात अकेली तक बहुत अच्छा। 8 साल के बाद मैं और नवाज भाई, तिग्मांशु सर, लेकिन तिग्मांशु सर रात अकेली में एज ए डायरेक्टर नहीं, एज एन एक्टर आए, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे थे, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप जब कहते हैं कि बिहाइंड द सीन, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग उसको? बिहाइंड द सीन, BTS, ओके। BTS में रात अकेली का भी बहुत अच्छा सा वाकया है। आपने अगर देखिए वो फिल्म, तो उसमें जो सीरियल किलर है, द बुचर, वो मैं हूँ, ठीक है। सो फिल्म का ओपनिंग ही मुझसे होता है, तो उसमें जो बुचर वाला सीन है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है कि, तो उसमें हुआ क्या, जब हम लोग रह रहे थे लखनऊ में और शूट था जाजमाव पुल के आसपास, टैनरी का जो एरिया है वो कानपुर में। मैं अर्ली मॉर्निंग गया और मेरा है क्या ना, सबसे पहले मैं सेटअप देखता हूँ कहाँ सीन मेरा लगने वाला है, ताकि वो दिन भर मेरे दिमाग में रहे और उसके हिसाब से करूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा था, टेबल लगा हुआ था, मैं बोला मैं देख के आता हूँ सेटअप गया तो मैं देखा कि मुर्गी का दड़वा रखा हुआ है, सीन में पड़ के आया था, तो मुर्गी काटता है, मुर्गी काटता है, वही बेचता है ऐसा। मैं बोले यही सेटअप है? बोले हाँ, आर्ट डायरेक्शन होता है। मैं भागता है, बोले हनी भाई, हनी तिरान साहब डायरेक्टर। बोले क्या सेटअप है? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अरे गुरु, ये इतना बड़ा ऑरा है इसका, इतना खतरनाक सीरियल किलर है, आदमी को 2 मिनट नहीं सोचता, गला जिभे कर देता है, पत्थर से सर कूच दे रहा है, उससे मुर्गा कटवा रहा हो यार, उसका जो खौफ कम हो जाएगा। तो तू क्या चाह रहा है? मैंने बोला कि कुछ ह्यूज करवाओ, भैंसा उसा छिलवाओ, थोड़ा सा एकदम लगे कि लार्जर द लाइफ, ऐसा खौफ क्रिएट हो। तो बोले अरे यार पेटा वेटा वाला के चक्कर चलेगा, अभी कहाँ से लेके आएंगे ये सब। तो बोले कुछ तो इसका रिप्लेसमेंट करो। तो फिर उन्होंने 2-3 बकरे मंगवाए, हाँ, उसको लगाया गया। तब तक इस सेटअप को ज़माने में मॉर्निंग से लेके लंच ब्रेक तक हो गया। तो आप सोचो कि ऐसे डायरेक्टर्स को सलाम है, सैल्यूट है, कि जो एक एक्टर की बात पे, मतलब उसके सजेशन पे बिलीव करते हैं, उनको लगा नहीं भाई तू सही कह रहा है यार, ये तो सही कह रहा है कि ये कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं होगा। और वो इतने देर का जो, क्योंकि मीटर तो डाउन है सेट पे, इतनी देर का खर्चा बेयर करना और उससे सजेशन को मानना, दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस सजेशन। एंड सर, बात करें अगर आपके फिल्मोग्राफी की, जो आपके पोर्टफोलियो है, अगर मैं बोलूँ, पान सिंह तोमर, दबंग 2, रात अकेली है, एंड जाम तारा, हाँ, या ये कहीं ठुकरा के मेरा प्यार, हालिया ठुकरा के मेरा प्यार, तो प्रोजेक्ट्स ये सब काफ़ी बड़ी मूवीज़ हैं, एंड यू नो वेब सीरीज़ भी काफ़ी बड़ी है, नामचीन है। तो इतने साल काम करने के बाद इन बड़े बड़े एक्टर जिनका आपने नाम लिया, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत, इरफान खान एंड सो ऑन, सो इतने लोगों के साथ काम करने के बाद क्या अभी भी आपको, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट के लिए आप किसी को अप्रोच करते हो, या अभी भी आपको काम मिलने में मुश्किल होती है जब आप नए कमर थे, या अब इजीली काम मिल जाता है? नो मैटर, एक आउटसाइडर वाला फैक्टर तो आप
है ही आपके साथ, बट कहते हैं ना कि नो मैटर आप कितनी भी मूवीज़ खोलो लेकिन आजकल वो नहीं चलता, एक फेवरिज्म आ गया है इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या अभी भी है वैसा आपके साथ? देखिए क्या है ना कि एक होता है आपका, मैं अपने हर एक प्रोजेक्ट से प्रूव करता रहा हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, आई एम अ गुड एक्टर। लेकिन क्या है ना, एक सेटअप बन ही जाता है, एक खेमा, एक लॉबी बन ही जाती है। उस लॉबी में आपके चाहने वाले, आपके इर्द गिर्द एक सेटअप ऑफ पीपल, एक डायरेक्टर, 4 एक्टर, एक सिनेमेटोग्राफर, एक साउंड असिस्टेंट डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, ये सब एक लॉबी बनता है। जब आप एक टीम की तरह काम करते हो तो वो आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो और वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। तो जब भी आप कोई अगला काम कर रहे होते तो वो लोग पहले रिकॉल होते हैं आपको, और आप उसके साथ और वो इसी दिन के लिए या इसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपसे जुड़े भी रहते हैं। बहुत क्रूएल बात कह रहा हूँ, लेकिन बात भी हकीकत ये है कि अटेंडेंस लगाना मतलब कि आप उनसे मिलते जुलते रहो, उनको ये रिकॉल करवाते रहो, भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, और उनसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, ये ठीक है। तो ये एक, मैं इसको बेजा नहीं मानता, मैं कमज़ोर हो सकता हूँ लेकिन इसको बेजा नहीं मानता कि भाई आप किसी कंपनी का देखो, किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग देखो, ठीक है। आर्ट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, आप कैलिबर है, आप में चीज़ें सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? सामने वाला, मुझे पता है कि जो ये रेलवे स्टेशन पे जो पैम्पलेट बांट रहा है, वो बांटने वाले को भी पता है कि वो अभी लेगा और अगले 2 कदम के बाद फेंक देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पैम्पलेट बांटना बंद कर देता है। उसको पता है, वो जो मेट्रो पे खड़ा बंदा जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, उसको पता है कि मैं 10 लोगों को अप्रोच करूँगा, सब कुछ हटो ये वो करेगा, लेकिन इससे मार्केटिंग स्ट्रेटजी 100 में से भी एक फंस गया तो उसका काम हो गया, टारगेट पूरा हो गया। तो ये ऑल अबाउट मार्केटिंग। जहाँ मैं बैठा हूँ तो ये प्लेटफॉर्म है जिसकी अभी सख्त ज़रूरत है। आप प्रोडक्ट हो। आर्ट ठीक है यार, आर्ट समझ गया, आर्ट को एक अच्छे एक्टर को या एक अच्छे अभिनेता को मार्केट का उस लोगों से उसका तारुफ करवाने में काम के अलावा भी एक बज़ क्रिएट करने में पीआर का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें शुरुआती दौर में लगा कि नहीं, ये जो है ना बड़ा ही अलग गेम है, ये अलग तरह का जो है ना साजिश है, एक अलग तरह का जो है ना महिमा मंडन है। लेकिन अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर पे और जिस तरह का काम मार्केट में हो रहा है, जब काम ही आपको आपका इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को देखकर दिया जा रहा है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो आप उससे कैसे विमुख हो सकते हो, कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हो? तो पीआर तो है ही। आप चाहे चुनाव लड़ो, आप चाहे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो मार्केट में, फ्री में सैंपल बांटो, जैसे हम लोग फ्री में काम करते हैं शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद लोगों के बीच बज़ क्रिएट करना। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मैं मान लो आपने एक चॉकलेट बनाया, घर पे बनाया चॉकलेट, और खूब बेहतरीन वो चॉकलेट है, लेकिन और एक दूसरा चॉकलेट है जो कमोबेश उससे आधे क्वालिटी की है, लेकिन उन्होंने उसको क्या कलरफुल लाल पीले नीले इसमें रैपर में बांधा, आपने एक सिंपल से रैपर में जो है ना वाइट में बांध दिया, एक सिंपल सा जो ना डब्बे में उसको डाल दिया। एक ही दुकान पे दूसरा चॉकलेट का डब्बा भी है जो बहुत ही 7 रंग वाला रिफ्लेक्ट होता है उससे। तो बच्चा अगर आएगा तो किस टॉफ़ी की तरफ, किस चॉकलेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगा? जाहिर सी बात है, जो जिसका पैकेजिंग से जिसे 7 कलर्स निकल रहे हैं, या उसको खाने से मुंह लाल पीला हो जा रही है, उससे कुछ आवाज़ निकल रही है, आप चाहे क्वालिटी कुछ भी दे रहे हो, कुछ तो यूनिक होना चाहिए। तो क्वालिटी के साथ मार्केटिंग, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट। सो वहाँ पे पीआर, वहाँ पे एजेंसीज, उसकी ज़रूरत है। जैसे हम लोग जैसे लोगों को पीआर एजेंसी, मैनेजर, क्योंकि ये शो ऑफ का बिजनेस है। मार्केटिंग, आप ये मार्केट है, ऑब्वियसली मार्केट है, क्योंकि आर्ट, ये प्योर आर्ट तो रहा नहीं कि आप कविता लिख रहे हो, नहीं, कविता लिख रहे हो या कहानी लिख रहे हो तो पेन और पेपर के बीच में सिर्फ आप हो, राइटर है। लेकिन जैसे ही हम फिल्म की बातें करते हैं, सीरियल की बातें करते हैं या सीरीज़ की बातें करते हैं, तो उस आइडिया को ऑडियो विजुअली अचीव करने के लिए आपको लिक्विड की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, और मनी जैसे आता है वहाँ पे धंधे की बात चालू हो जाती है। धंधे की बात आएगी तो आपको कई लेवल पे
समझौता करें। और धंधे की बात जैसे आएगी, मार्केट की बात आएगी, मार्केट की बात आएगी तो प्रोडक्ट और पैकेजिंग और मार्केटिंग की बात आएगी, तो कहाँ रह गया टैलेंट? मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग और पीआर के बदौलत एक अदने से एक्टर को भी वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, एक अदने से जो कलाकार को उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाता है। आपके बारे में कौन स्प्रेड करेगा? आप अपनी खुद सेलिब्रिटी होते हुए आप अपने आप से तो नहीं बोल सकते ना कि अरे मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं खुद से कहने में, जैसे मैं बोलूँगी यार मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तो लोगों को लगे यार बहुत बड़ बोला है आपने, मुझसे बोला। लेकिन आप होंगे, 4 लोग और होंगे, अरे रवि को जानते हो यार, बहुत बढ़िया एक्टर है, वो 4 लोग फिर और 4 लोग को जाके बोलते हैं। तो जब दूसरे लोग बोलते हैं तब आपका मार्केट वैल्यू बढ़ता है, रेदर देन आपके खुद के बोलने पे। सो अभी के जो डिजिटल एरा में आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको पीआर करना पड़ेगा। मेरा यही जो है ना, यहाँ पे मेरा एक प्योर आर्टिस्ट वो आड़े आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मैं हूँ और मेरा काम अच्छा है और मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब लोग मुझे काम दे। तो ये डिफरेंस मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मुझे यकीन होने लगा कि ठीक है कि आपके बिहाफ पे बोलने वाले, आपके बिहाफ पे बात करने वाले, आपके काम को इनकैश करने वाले, आपके काम को उस मुकाम तक पहुंचाने वाले आपके लोग होने चाहिए, ताकि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो। जो बंदे डिज़र्व नहीं करते उनको जब मिल जा रहा है तो आप डिज़र्व नहीं। तो मुझे ये बहुत काफ़ी देर में समझ में आया, क्योंकि जब हम लोग एक छोटे से गांव से मैं आया, मेरे को समझ में आता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पीआर, ये सब समझते समझते वक्त लगा। अब लोग बोलते हैं कि यार पान सिंह तोमर आपने इतनी बड़ी फिल्म की, उसके बाद तो आपका बूम हो जाना चाहिए। उस समय इस सब का दौर भी बहुत कम था, पीआर मार्केटिंग ये सब का, और एजेंसीज भी कम थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और ना कोई गाइड करने वाला था, तो मैं उस लिहाज से अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाया। काम का होना, काम का बनना और काम का उस मुकाम तक लोगों तक, अरे ऐसे लोगों तक पहुंचना, आपके बारे में बातें हैं जो काम करते हैं, काम देते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं। एंड सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एक होता है बहुत इजीली मिल जाना प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल देख के, एक होता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है, स्क्रिप्ट आपके हाथ में आ चुकी है, बट जब आपने वो सीन किया एंड जब आप वो प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ, आपने जितना आपका रोल था, ड्यूरेशन, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रोल तो मैंने 1 घंटे का किया, बट जब स्क्रीन पे आया तो वो 10 मिनट का ही रह गया? या कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में आ चुका है, सब हो गया है, एंड लास्ट मोमेंट पे आपको बोल दिया गया कि सॉरी सर, यू आर आउट ऑफ द प्रोजेक्ट? देखिए भाई, क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा। मुझे किसी चीज़ से परहेज नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर देखता हूँ। आपको जब सूट सिलवाना होता है, तो जब आप कपड़ा खरीदते हो थान से, तो एग्जैक्टली उतना ही खरीदते हो जितना सूट में लगना है? नहीं ना, उससे थोड़ा बढ़ा के ही खरीदते हो ताकि सूट बनने में आसानी हो, कमी ना पड़े। तो उसी तरह सूट का जो रेशियो होता है ना, 1:3 होता है। अगर आपको लग रहा है शूट करते समय कि मेरा जो है इसमें 15 मिनट का रोल है पूरा, तो कायदे से मानिए वो आपका 5 मिनट का ही रोल है। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, देखा, सब कुछ समझा, लेकिन क्या है ना, वही है, एडिटिंग दर्जी है और जो शूट है वो कपड़ा है। तो जब टेबल पे पहुंचता है तो शूट करते समय डायरेक्टर को भी नहीं पता होता कौन सा सीन चॉप हो जाएगा, कहाँ पे फ्लो बनाने के लिए कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्टर और एडिटर का कॉल है। और अगर एडिटर बहुत प्रभावी है तो वो डायरेक्टर को कन्विंस कर देता है कि सर ये सीन की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा से रेशियो आप सोचो ना, फिल्म तो 3 घंटे की है मैक्स, 30 दिन का शूट क्यों, एक दिन का शूट का 12 आवर, तो 30 दिन में हो गए 360 घंटे। 360 घंटे में से आपको 3 घंटे की फिल्म निकालनी है। शूटिंग मैं समझ ठीक है 6 मिनट का एक दिन का ड्यूरेशन निकाल, 180 मिनट, तो उसको फुटेज निकालना होता है 6 मिनट या 10 मिनट पूरे दिन भर में, लेकिन उसके लिए तो पूरा दिन लगता है ना, 12 घंटे लगते हैं। तो आप उस हिसाब से सोचने लगोगे कि भाई यार मेरा सीन चॉप हो गया। तो आप व्यक्तिगत होकर देखते हो, जबकि एक एडिटर और डायरेक्टर जो ओवरऑल होलिस्टिकली पूरे फिल्म के स्ट्रक्चर को देख रहा होता है, पूरे फिल्म के फ्लो को देख रहा होता है,
सो ऐसे में अगर मैं ये बहुत ही स्वार्थी हो जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी अपनी अलग से कहानी बना रहे हो फिर। बट कभी ऐसा तो होता होगा सर यू नो कि एक प्रोजेक्ट में आपने अपने जी जान लगा दी, बट यू नो जब रोल कट जाता है या एक प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने के बाद किसी और के पास चला जाता है, सिर्फ ये रीज़न बोला जाता है कि सर यू नो एक वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का वो थोड़ा फेवरेट था, या वो कुछ यू नो अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो चमचागिरी करके लोग रोल ले फेवरिज्म जिसको आप कह सकते हो, तो ऐसा होता है आज। होता है, बिल्कुल होगा। इसको भी मैं बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म में देखता हूँ कि आपको किसी कुर्सी पे बैठाया गया और वहाँ पे 10 पोस्ट खाली है। 10 पोस्ट में से आपके जानने वाले ने भी फॉर्म भरा है और भी लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कायदे से, और आपके परिवार के लोग भी हैं उसमें, आपके दोस्त के भी हैं, आपके ससुराल वाले भी 2-4 फॉर्म भरे हैं, तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि आप उसको प्रायोरिटी दोगे। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ह्यूमन ग्राउंड पे सोचता हूँ मैं कि भाई ठीक है 19-20 चलेगा, अरे पप्पू अपना आदमी ले लो अंदर, ठीक है ना। तो पप्पू बनना पड़ता है और पप्पू लोग ही पप्पू बनते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ही यू नो क्रांतिकारी एक्टर्स टाइप में हैं भाई यार, मतलब पप्पू बनना नहीं आया कि पप्पू कैसे बना जाता है। वो जो है चरण चुंबन वाला कार्यक्रम, वो बड़ा, देखो एक क्या है, ड्यू रिस्पेक्ट, चरण स्पर्श करना या उनको अच्छे को अच्छा कहना। एक आर्टिस्ट का क्या काम न्यूट्रल, कि आग को आग कहो, पानी को पानी कहो। अरे आग है लेकिन जब आप हल्का से ऐसे मोलते उसमें जो है बर्फ जैसा ठंडक आ जाता है। अरे आग में ठंडक कैसे आएगा, तुम जबरदस्ती कर रहे हो यार। तो बस वही कह रहा हो, तो आप जैसे ये करते हो आप अपने आप से समझौता कर लेते हो। अब उनका कैसे वो कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है भाई यार, जो अभी वक्त लगे मुझे सीखने में, आई डोंट नो, वो बड़ा अजीब सा मामला है। सर आग है, आप ऐसा सामने दिख रहा है सबको भाई यार, लेकिन क्या है ना कि जो तारीफ, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी देखा कि नहीं नहीं यार ये सब तो नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन जब कोई आगे चरण स्पर्श करता है ना, उसकी तारीफ करते हैं उनको थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। अच्छा ओके, थोड़ा सा अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस बात है भाई यार, वो तो होगा तुम्हारे पास टैलेंट, लेकिन इसके पास टैलेंट 19 है, लेकिन ये हमारे माथत हमारा चरण चुंबन करने वाला बंदा है, तो वो रहेगा। तो वो ट्रेनिंग आपकी लेनी बाकी है, वो ट्रेनिंग लेनी बाकी है। बड़ा मतलब अपने आप को अब क्या तोड़ूंगा मैं अपने आप को। इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट अ प्योर आर्टिस्टिक जॉब, बहुत ही क्रूएल वाला मामला है। साम दाम दंड भेद टाइप में है कि भाई ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए। तो भाई ये मुझे लगता है कि साथ में इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट स्कूल या कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो ठीक है। आपका जो स्किल है एक्टिंग का तो ये है ही, मार्केटिंग एक नया टॉपिक ऐड होना चाहिए कि यू आर अ प्रोडक्ट एंड हाउ विल यू मार्केट योरसेल्फ एंड मार्केटिंग पीआर, और कैसे इंस्टाग्राम में अपने व्यूअरशिप बढ़ाएं, कैसे आप पॉपुलर हो इंस्टाग्राम पे, आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ें, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक टॉपिक ये भी होनी चाहिए है, हाउ टू हैंडल प्रोड्यूसर्स, हाउ टू बिहेव विद द प्रोड्यूसर्स, हाउ बिहेव विद द डायरेक्टर्स, ठीक है। काम पाने के 101 तरीके, ठीक है। एक्टिंग के बाद जो है एक कैप्सूल कोर्स ये भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट में कि काम कैसे पाएं, ठीक है। हाउ टू क्रैक ऑडिशन तो आ गया मार्केट में, अब मतलब काम कैसे पाएं। सर एक और चीज़ आगे मैं पूछना चाहूँगा कि एज एन एक्टर जीरो से स्टार्ट किया आपने, काफ़ी लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग जो एक्टर्स होते हैं जो यू नो मुंबई के अलावा जो बाकी शहरों से मुंबई में आते हैं एक्टर बनने, स्ट्रगल करने के लिए, तो एक ऐसा मैसेज एक्सपीरियंस है आपके पास, तो एक कोई ऐसा तभी तो बैठे इधर में। तो कोई ऐसा मैसेज जो आपकी तरफ से होगा यू नो, जो आप एज एन एक्सपीरियंस के तौर पे आप दे सकते हो कि भाई अगर एक्टिंग करनी है मुंबई, अरे लेकिन मानते कहाँ हैं, मानते तो नहीं है ना। देखिए अभी लगता है, अभी के जनरेशन को लगता है, अभी जो नए एक्टर्स उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है। सबसे पहले अगर ड्रॉबैक तो यही है कि उसको लगता है कि वी नो एवरीथिंग, ठीक है। यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक तो एक शहर का ये आपाधापी, शहर का चकाचौंध ही आधा आपको मारने के लिए काफ़ी है।
ओपन, ये सब कुछ, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, सारे कलर्स मौजूद हैं, एवरीथिंग इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ ये। आधे तो वहीं पे बैठ जाते हैं, आधे वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो खुलापन उसको अपने फैमिली में, अपने परिवार में या अपने शहर में नहीं मिला, वो खुलापन, वो आज़ादी उसको इस शहर ने दिया, यहाँ के माहौल ने दिया, ठीक है। पहनने ओढ़ने का जिसमें रेस्ट्रिक्शन था, वो यहाँ पे आज़ादी मिली, है ना। तो आधा तो इस कलर, इस शहर का जो माया नगरी है, ये माया अपना जो है ना जाल बिछाती है, आधे लोग वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब उसमें से जो बचे, ठीक है, खैर ये बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा था मैं, कि आधे उसी में खप जाते हैं, लिटरली खप जाते हैं। उनको यहाँ आने के बाद पता नहीं होता वो किस देश से आए हैं, और वो जो हज़ारों किलोमीटर अपने पेरेंट्स को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, किस मकसद से आए हैं, और उसका प्रायोरिटी क्या है लाइफ में उसका अर्जेंसी क्या है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी भी गांव में हो, ठीक है, मान लो कि रांची से सुदूर किसी भी गांव में हो, और आपका जो है ना एग्ज़ाम का सेंटर रांची पड़ा है, तो आप जो वहाँ से घर से चलते हो रांची के लिए, तो थ्रू आउट तो एग्ज़ाम ही चल रहा होता है ना। आपको लगता है बस रांची में कहीं भी घुस के, कहीं भी रात भर रुकने के, जो है 2-3 दिन जो भी एग्ज़ाम है वो रुकने की व्यवस्था हो जाए, खाने में जो भी मिल जाए, लेकिन आप दिन भर जो है वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, उसी की तैयारी में लगे रहते हो। उसके अलावा बी ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। आप तो वही चीज़ तो है। मुंबई घूमने थोड़ी आए हो यार, हैं? मुंबई समंदर के किनारे बैठ करके बतौलेबाजी करने थोड़ी आए हो। एक्टिंग सीखने मत आओ, ये मार्केट है, एक्टिंग सीख के आओ, बेचने आओ, ये बाज़ार है, ठीक है। यहाँ आकर एक्टर मत बनो, यहाँ एक्टर बनने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तुम एक्टर बन के आओ, यहाँ पे बेचो अपने आप को, अपने हुनर को बेचो, हाँ। एक वो है। दूसरा ये है, और ये है माया नगरी, आपको अट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है अपने इससे, एम से, जो कहते हैं ना वो इसमें कमीने में, वो ऐसा घोड़े के ऐसे लगा के जो चलेगा 101% सफल होगा। लेकिन यहाँ कलर्स ही इतने हैं भाई साहब, जब तक इधर करते तब तक इधर बस उसी में रह गए। आज उसका पार्टी है, आज उसका बर्थडे पार्टी है, आज उसका जो है यार काम मिला, इसमें पार्टी वाली क्या बात है। कोई रोज़ जॉब जा रहा है तो रोज़ जॉब जाने के एवज में उसे पार्टी लूँ मैं, हैं? वो काम ही हमारा भाई। अरे तेरे को काम मिल गया भाई, आज तो पार्टी बनती है भाई, पार्टी बनती है। अरे मैं इसी काम के लेता हूँ, मेरा काम है, इसमें पार्टी क्या, मेरे घर बच्चा हुआ क्या पार्टी है भाई, मेरा जॉब है ये। तो वो अपने आप को सहेज करके, और रोज़ सुबह उठे तो अपने मॉम डैड का फोटो देख लें भाई साहब एक बार, कि ठीक है, और उनके कनेक्शन में, मतलब हम उनसे हर एक फ्रिक्वेंटली बात करते रहें उनको, ठीक है। एकाकीपन बहुत ज़्यादा है, लोग पुते तो हैं, कलर्स हैं, दिखता है कलरफुल है, लेकिन बहुत ही लोनली भी हैं लोग। तो एक दूसरे का ध्यान रखें। और सबसे दीगर बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि हमेशा से प्लान बी को लेके साथ में चलें, क्योंकि ये अनिश्चितता वाला मामला है। कभी हुक एंड क्रूक्स लग भी सकता है, और कभी लग भी सकती है, ठीक है। कभी लग भी जाएगा और कभी लग भी जाएगी, तो दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो प्लान बी बहुत ज़रूरी है, जैसे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। और अपने आप को एक टाइम दो भाई साहब, कि आप कहते हैं भाई 2 साल के लिए आया हूँ, अगर इस बीच हो पाया तो हो जाएगा, नहीं हो पाया तो मैं कुछ और करूँगा, प्लान बी की तरफ जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता भी नहीं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड माया नगरी। अब क्या होता है, आप मेला गए होगे, आपके पास एक एयरगन थमा दिया जाता है, और बहुत सारे गुब्बारे लगा दिए जाते हैं। मतलब आँख मूंद के भी मारो तो कोई ना कोई गुब्बारा फूट जाएगा। तो उसी तरह 313 चैनल हैं, 474 कैरेक्टर है। अब राजा है, रानी है, तो उसके साथ थाली लेके चलने वाली ये भी तो होगी, परिचारिका भी तो होगी, साथ में चलने वाली भी तो होगी, या भाला लेके खड़ा रहने वाला जो है एक ये भी तो होगा, सैनिक भी तो होगा। अब वो रोल मिल गया आपको, पूरा आपने ढिंडोरा पूछ दिया इंस्टा फेसबुक पे कि यस माय अपकमिंग थिंग्स एंड ये और वो आपको डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। अब अगले दिन जीने का आपका जो होप मिल गया। तो ये जो गुब्बारा फोड़ने वाली बात है ना, तो वो गुब्बारा फोड़ने वाली बात है। अगर आप समझ बैठे कि भैया मैं ओलंपिक का निशानची हूँ, हाँ, और आपका टक्कर सही में ओलंपिक के निशानचियों से है, समझे, ये गुब्बारा फोड़ने वाले निशानचियों के साथ नहीं जो एयरगन से गुब्बारा फोड़े, लेकिन क्रिया सेम हो रही है। यहाँ भी बंदूक चल रहा है, वहाँ भी बंदूक चल रहा है, लेकिन वो उसका इफेक्ट अलग है। अगर आप में इतना ही मादा है तो वो जो कील
वहाँ पे कील भी लगा होता है और वो गिरगिट भी को भी लटका दिए जाते। आपको नहीं ये निशान चाहिए तो उसको हिला के दिखाओ, मैं मान जाऊँ, तब माना जाएगा कि तुम थोड़ा बहुत मतलब एम लगा सकते हो। तो मुंह उठा के जो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि भाई आप पैसे पॉकेट में पैसे हुए, बाबूजी का तनख्वाह उठा, रात में उसे निकाले और चल दिए, या घर का गाड़ी बेच दिए, रातों रात उठ के चले आए, जिम ज्वाइन कर लिए और एक दो जो है मशरूमिंग एक्टिंग स्कूल या ऑनलाइन या ऐसे जाके सीख लिए, और आप दावेदारी प्रस्तुत करने लगे कि नहीं भाई यार मुंबई आया, आई विल रूल द मुंबई, मुंबई का किंग कौन, घुमाते टाइप में बरसोवा बीच पे जाकर के करने लगो। तो वैसे नहीं होता सफलता भाई यार, बहुत मुश्किल काम है यार। 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है। एटीट्यूड रखो, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी रखो, अलग सा मामला है भाई। वी नोज एवरीथिंग, तो नोज तो करो, किया जाए। सुनते कहाँ हैं? जब घर पे ना सुने अपने माँ बाप के, तो यहाँ जो है मेंटोर गुरुओं के क्या सुनेंगे। लेकिन मेरी शुभकामनाएं ऐसे लोगों को यार, बहुत डेयरिंग काम है ये, एक यज्ञ टाइप में है, एक तप है ये, योग धारण करने वाली चीज़ है कि आप इतनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ से यहाँ पे आते हो, कोजी से प्लेस में रहते हो, और पेशेंसफुली आप अपने मौके का इंतज़ार करते हो। टफ जॉब है, और कब तक यू नेवर नो। ओके, सो कब तक। सो बड़ा अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, एंड यू नो काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, बहुत से ऐसी किस्से थे, कहानियाँ थी जो हमने सर के मुंह से सुनी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए एंड फॉर मोर बीटाउन अपडेट्स डू फॉलो बॉलीवुड हेल्पलाइन।